नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच में जो लड़ाई आज से 9 साल पहले शुरू हुई थी, यानी जब सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की, वो अभी तक लगातार जारी है और आए दिन कोई ना कोई मोर्चा अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली सरकार का चलता रहता है। जो दिल्ली की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अब जो ताज़ा मामला है वो एक बार फिर सामने आया है। जो मुख्य सचिव हैं दिल्ली के, उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार की है जो विजिलेंस मंत्री हैं उन्होंने, और अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हटाने की, सस्पेंड करने की सिफारिश की है। वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, 30 तारीख को रिटायर हो जाएंगे वो अपने पद से। लेकिन जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने उसका फेवर किया है चीफ सेक्रेटरी का। साथ में अश्विनी कुमार जो डिविजनल कमिश्नर हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अनर्गल आरोप चीफ सेक्रेटरी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। गर्ग साहब, ये लड़ाई कब थमेगी? लड़ाई कब थमेगी इसको तो कोई कह नहीं सकता और ना थमेगी, क्योंकि केजरीवाल बेसिक उसका जो डीएनए है ना, वो लड़ाई करने का है। वो अपने जहाँ रहा है, कलकत्ता, खड़गपुर, नक्सल प्रभावित एरिया रहे हैं, लड़ने की आदत है और थोड़ा लेफ्टिस्ट बन गया वहाँ जाके, और थोड़ा थोड़ा अपने आप को ये भी कहता है मैं मदर टेरेसा का चेला हूँ। अंदर उसके खून में है लड़ना। मतलब दिल किसी से एक से भी बनी क्या, बनी केवल एक से। अब वो मैं क्योंकि थोड़ा राजनीति में रहा हूँ, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं लगता कई चीज़ों में, परंतु आईएएस अफसर कोई एक के सिलेक्शन से नहीं लगते, ना कोई सरकारों पे डिपेंडेंट। एक प्रोसेस है यूपीएससी के थ्रू। नरेश कुमार कभी लगी, कभी डिप्टी कमिश्नर एमसीडी में थे। हमारे टाइमों में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमने अब देखा अपने आँखों से, ये लोग जो 90-94 बैच वाले भी हैं, तो कभी हमारे टाइम एसडीएम थे। बनने की सीनियरिटी आएगी, चीफ सेक्रेटरी हैं, इससे पहले एनडीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे जी, एमसीडी में एडिशनल कमिश्नर भी रहे और अरुणाचल इत्यादि कई प्रदेशों में रह गया। अब 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे बहुत अच्छे माने जाते थे, विजय देव, परंतु उन्होंने इनकी क्या सेटिंग हुई जब वो चीफ सेक्रेटरी बने, तो कभी लड़ाई हमने तो नहीं सुनी दोनों की। बाई चांस उपराज्यपाल भी ऊपर ऊपर का था, परंतु जो इसके घपलों को ना देखे, जो गड़बड़ को, गलत चीज़ों को ना रोके, वो इससे बढ़िया है। अब नरेश कुमार क्यों आए, ही ऐसे टाइम है और ऐसा ही उसको समझो मैंडेट भी था और एलजी भी बदले थे, तो उन्होंने चीज़ों को ताक झांकी, तो उससे शराब घोटाला और ये सब चीज़ें निकल रही हैं। टोटली इनएफिशिएंट चीफ मिनिस्टर है, झूठ बोलने में, बड़ी बड़ी बातें करने में। स्कूल की बिल्डिंग वाकई खड़ी कर दी, किससे? जो पैसा बचाया टीचरों को ना लगा के, उसमें भी किस कॉस्ट पे? डबल द कॉस्ट। जो मार्केट रेट है, सीपीडब्ल्यूडी का रेट है, वो सब घपले अब खुल रहे हैं। अब जो खोलेगा तो वो बुरा लगेगा। अब इनके नरेश कुमार को 30 नवंबर को रिटायर होना है। उसको लगता है कि इसको 6 महीने की एक्सटेंशन ना मिल जाए, और क्योंकि जब सीधी लड़ाई में आ गए, उसके सेकंड इन कमांड अश्विनी से भी आ गए। अश्विनी कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर भी तो रहा इसी के साथ जी। जब कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं हुए थे गैप में, तो अश्विनी कुमार या हेमंत कुमार, जिसको सस्पेंड कर चुकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब अपनी सीनियरिटी से एसडीएम, एडीएम, डीएम सब ऊपर तक जाते हैं। तो इसमें कोई किसी की सिफारिश नहीं लगती, किसको कहाँ पोस्ट करना है, इतना अंतर होता है। अब हेमंत कुमार को जिसने खुद सस्पेंशन रिकमेंड की हो, उसको ये कह रहा है कि उसने लगाया इसलिए था कि करप्शन करनी है, क्योंकि इनका दामाद, इनका लड़का किसी बिल्डर के यहाँ नौकरी करता है, बिल्डर के रिश्तेदार के। उसकी कोई कंपनी है जिसको मुआवजा मिलना था, जो मुआवजा मिला उसने एनहांसमेंट के लिए डालते हैं, सब डालते हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट रेट करा करू के उन्होंने किया हुआ घपला, तो पकड़े गए। लेना देना कुछ नहीं हुआ, अमाउंट को ट्रांसफ़र नहीं है, वो सस्पेंड हो गया डीएम हेमंत कुमार। रिकमेंड किसने किया? नरेश कुमार ने, अश्विनी कुमार ने। तो अब वो उसके साथ कैसे शामिल हो गए जो खुद ही रिकमेंड कर रहे हैं ना। अब लेकिन जो इसमें एक सवाल ये है, कई सौ पन्नों की रिपोर्ट, शायद 650 पन्नों की, एक रात में तैयार कर दी मंत्री ने। क्या यह संभव है? कितनी एनेक्चर लगा लो ना, सारी रिपोर्ट जो उसकी मान लो प्रोसीडिंग शुरू हुई एक्विजिशन की, एक्विजिशन हो गया द्वारका एक्सप्रेसवे में, होने के बाद फिर ना उस सारों को जोड़ जाड़ दो। आपने लिखने आखिरी 2 ही पेज है ना, बाकी एनेक्चर होता है। अब ये मीडिया को प्रभावित करने हो गए ना आप प्रभावित, इतने पेज आप दोनों ढंग से प्रभावित। एक तो आप तो ये है भाई कैसे लिख दी,
मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होता, ये एनेक्चर होते हैं सर। टोटल फाइल की जैसे RTI से कॉपी लेनी हो और पर पेज देना, ऐसे ही ये है। मैं कह रहा इसके अंदर कुछ भी है तो एक तो आपके पास जब आपको पता है आप पे अधिकार नहीं, तो आप फिर LG को रिकमेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं LG और ये मिले हुए हैं। अब कोई इससे दूसरा निष्कर्ष मैं निकालूं, थोड़ा बुरा लगता है, तो विजय देव और पुराने LG क्या मिले हुए थे जिन्होंने इसके स्कैंडल को नहीं पकड़ा? ये बात कोई नहीं कहता, सब अपने अपने में डरते हैं या टोकते। परंतु मेरा ये मानना है कि व्यवस्था के अंदर जो गड़बड़ करेगा, अरे मोदी ने तो खुलेआम जो कह रहा है किसी से अपना पर आया। अभी 3-4 BJP के बड़े नेता पकड़ने पर वो हाईलाइट हम थोड़ी करेंगे, अपोजिशन वाले करो। नहीं, सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली का विजिलेंस डिपार्टमेंट इतना एक्टिव है या सतर्कता विभाग या मंत्री कि उसको एक दिन में सारी चीज़ पता भी चल जाए, सारी चीज़ आ भी गई और सतर्कता आयुक्त से भी इनका झगड़ा चल रहा है, उसके बावजूद? राजेश्वर से झगड़ा चल रहा है, उसकी रात में उसके सारा सामान उठा लिया था, तो रिपोर्ट किसने बनाई? उसकी ऑथेंटिसिटी तो बाद की बात है। जब जो आदमी विजिलेंस का है उससे तुम्हारा सीधा झगड़ा चल रहा है, उसके खिलाफ तुम आरोप लगा तो ये SC है या नहीं है, ये वो दुनिया भर के, तुमने किसी को बख्शा है क्या? तुम सबके खिलाफ आरोप लगाते थे, चिदम्बरम से लेके कपिल सिब्बल, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, और सबसे माफिया मांग के झगड़े खत्म किए। फिर नए आरोप लगा देते हो, फिर दूसरों पे लगा देते हो, आपकी आदत है। नहीं, इसके अलावा एक चीज़ और डॉक्टर साहब जो मैं जोड़ना चाहूँगा कि ED के स्कैनर पे तो खुद सरकार है, सरकार के ऊपर भी आरोप है। जो आदमी खुद आरोपित हो भ्रष्टाचार के आरोपों में, वो किसी दूसरे को कैसे उंगली उठा सकता है? उसका तो कीचड़ फेंकना उनका उद्देश्य होता है ताकि लोग भटक जाएं। डिफ्लेक्शन इंग्लिश में शब्द है, ये डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि ये तो बाई चांस इलेक्शन थे, इलेक्शन में चला गया तो बच गया, नहीं तो दिवाली इसकी तो मननी थी जहाँ जहाँ बाकी इसके साथी बैठे। अभी भी ये अपने आप को 30 तारीख तक ऐसी न्यूज़ फेंकता रहेगा क्योंकि पता ही 3 तारीख को सब जमानतें जब होनी है इसकी पार्टी की, इसको इंडी वाले भी निकालेंगे क्यों, उन पर बोझ बनता जाएगा। अभी क्या कर रहा है, उनकी सपोर्ट लेने के लिए ये बोल रहा है फालतू, ताकि कांग्रेस भी इसके पक्ष में बोल जाए। और मोदी जी इतने तो इंटेलिजेंट है कि इसको जब अरेस्ट या तो जब करना था या अब 3 तारीख के बाद करेंगे, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। ED का जो दूसरा नोटिस आएगा वो चुनाव के बाद आएगा, वो इतना टाइम ये लेगा, ये भी बदमाश है कि 30 तारीख तक निकाल लेगा, टाइम निकाल ले। आखिर गिनती तो जितने सांस है ना वो भगवान गिन के भेजता है। ऐसे जेल की रोटी जितने दिन लिखी है वो तो इसकी वो आज से शुरू कर ले या 1 महीने बाद कर ले। जो कर रखे हैं, जो आपने बीज बोए हैं, उसका फल आपको लेना ही पड़ेगा। आपने किसी अपने मंत्री को नहीं बख्शा। आप 2013 से आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्री है जो लगातार इसके साथ है, जो इसी के मंत्री थे? पहली टर्म वाले थे वो हटा दिए, उनमें से फिर सौरभ को बाद में ले लिया। कौन सा आज तक रहा है कोई SC वाला, कोई पुराना रहा हो, कोई ग्रामीण क्षेत्र का रहा हो? वो जो परमानेंट थे वो दोनों जेल में बिठा दिए, सत्येंद्र और मनीष सिसोदिया, जो इसके राइट लेफ्ट हैं, जो 100% ईमानदार हैं, कमिटेड हैं, और 6 फुट का उनका स्टैचू लगना चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, वो जेल में बैठे। संजय सिंह इनका सबसे ज़्यादा वो भौंकने वाला आदमी था, जो अभी भी चिट्ठी लिख रहा है कार्यकर्ताओं के नाम जेल से कि मैं सबसे लड़ूंगा। वे लड़ो ना, किससे? व्यवस्था से लड़ने के लिए आए थे तुम, परिवर्तन करने के लिए आए थे। तुमने ये कहा था हम लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन को फेल हो गया था, ये आंदोलन सफल होगा। तो मैं भी इसके आंदोलन का समर्थक था ना, मैंने भी पैसे भी खर्चे थे और बहुत लोगों ने, क्योंकि उस वक्त तो सामाजिक आंदोलन था, कोई राजनीतिक विषय तो था। तिरंगा देख के हमें लगता था कि आदमी नॉन पॉलिटिकल है। आज इसको हम खुलेआम बोल रहा हूँ मैं, तो ये आदमी कैसा है। पर तिरंगा हाथ में लेके कोई भी आएगा तो मैं तिरंगे की इज्जत के लिए, गलत आदमी के प्रति भी थोड़ी सद्भावना आती है कि यार तिरंगा लेके देश के लिए लगा है, परंतु देश के लिए कहाँ, ये तो अपनी बीवी के लिए लगा हुआ है। CM बनाना है तो अंदर से विरोध हो गया, वो अलग बात है, गोपाल राय जैसे लोगों ने। परंतु एक आध है पुराना जिसमें अभी वो गोपाल राय जैसे जो लाठी खाते रहते थे आंदोलनों की, बाकी तो इसके सब डम्मी लोग हो गए ऐसे। और ऐसे आदमी जो नरेश कुमार यदि भ्रष्ट है, तुम जाओ ना कोर्ट में भाई। मैं नरेश कुमार को ना तो किसी को FIR दर्ज कराना, FIR दर्ज कराओ, पब्लिक उसमें जा सकते हो, लिटिगेशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर इतना मोटा अगर गड़बड़ है तो आगे फ्रंट पे आओ ना, फ्रंट पे आके दिल्ली हाई कोर्ट जाओ,
कि जैसे मैं गया था विजय देव के मामले में, वो अलग बात है, मेरी बात नहीं सुनी हाई कोर्ट ने, तो विजय देव को इलेक्शन कमीशन ने कहा था प्रोकोड नहीं था क्या? कॉरपोरेशन का चुनाव कराने को आप उसको रिटायरमेंट से पहले लगा रहे हो, क्यों? तुम्हारी उस टाइम पावर थी, आज वो पावर वापस हो गई तो तुम चीख रहे हो। आज तुम्हारे पास पावर नहीं है, तुमने विजय देव को दिल्ली का कमिश्नर लगा दिया, इलेक्शन कमिश्नर। 5 साल के लिए क्या कर रहा है भाई? वो खाली बैठ गया। चलो कोई बात नहीं, वो तो एक विषय है, ये सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, लेकिन और वो भी चीफ सेक्रेटरी रहा है। मेरा मानना ये है कि सब चीफ सेक्रेटरी की तो जांच की आदेश करा देना। अगर सीएम लिखे ना कि आज तक जितने भी चीफ सेक्रेटरी रहे, करो सबकी जांच, मेरी भी करो, ये भी बोल साथ कि मुख्यमंत्री भी जितने रहे उन सबकी करा लो ना जांच, जितने मंत्री एमएलए ने सबके कराओ। मैं तो कह रहा हूँ सबके एसेट्स तुम्हारे पास हैं, अगर मैं भी 93 से था तो मेरी भी जांच कराओ, परंतु दूसरे को बेईमान कह के मैं अपनी बेईमानी को नहीं छिपा सकता। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ईमानदार आदमी ही किसी पे आरोप लगाने में वो भी झिझकता है कि यार मेरे पे सबूत तो है नहीं, कल डिफेमेशन केस ना हो, पर ये तो डिफेमेशन केस में जाके माफ़ी मांग लेता है। तो ये आदमी किसी के ऊपर कोई आरोप लगा सकता, फिर कहता है कोई उसकी वैल्यू नहीं है। इस आदमी ने अपनी वैल्यू इतनी गिरा दी है कि आज भारत की राजनीति में एक ऐसा उच्छृंखल डिस्ट्रप्टिव नेचर का आदमी है जो एक इतिहास में स्थान तो बना लिया है इसने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। जैसे बताया कि अगर एक उंगली आप दूसरी की तरफ उठाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ भी हैं, और दिल्ली सरकार को ये समझना चाहिए कि वो किस प्रकार से आरोपों में घिरी है। बावजूद इसके अगर मुख्य सचिव नरेश कुमार या कोई भी अधिकारी किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके खिलाफ एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जो रिपोर्ट दी गई है, डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का कहना है सरकार की तरफ से वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है और पक्षपातपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि वो अगर एफआईआर दर्ज कराए या अदालत का रुख करे तो ज़्यादा ईमानदारी उसमें दिखाई देगी। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।